ठीक है। तो कल तक हम लोग गॉस थ्योरम को पढ़े थे और हमने ये सीखा था कि गॉस थ्योरम केवल क्लोज सरफेस के लिए लागू होती है। अगर क्लोज सरफेस नहीं है कभी तो हम लोग क्लोज सरफेस लेट करेंगे, मानेंगे, और उससे गुजरने वाला हम लोग फिर फ्लक्स निकालेंगे। ऐसे कभी मान लीजिए अगर क्लोज सरफेस कहीं नहीं है तो हम क्लोज सरफेस वहाँ पर लेट कर लेंगे। और लेट किस किस को कर सकते हैं? एक तो गोला को, वेलन को और घन को, मतलब स्फेयर को भी लेट कर सकते हैं और सिलेंडर को भी लेट कर सकते हैं, ठीक है ना, और क्यूब को भी लेट कर सकते हैं। ये कुछ गॉसियन सरफेस हैं, इन्हीं को गॉसियन सरफेस कहते हैं हम लोग। बशर्ते हम लोग जो गॉसियन सरफेस मानेंगे वो गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए, वो स्रोत के सोर्स के सिमेट्री में होना चाहिए, सममित होना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। नंबर 2 हमने बताया था कि हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट से वो गॉसियन सरफेस होकर जाना चाहिए। ये 2-3 बातें हमें गॉसियन सरफेस के लिए जानी थी, बहुत जरूरी हैं। आज हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग देखेंगे। भाई हमने कल ये देखा था कि गॉस की प्रमेय अनंत आवेश के लिए प्रयुक्त होती है। अनंत आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जब किसी बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर इनफाइनाइट चार्ज फैला होता है तो उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, ये गॉस ने बताया था। तो आज हम गॉस के अनुप्रयोग देखेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए आज हम आपको निकाल के दिखाएंगे इनफाइनाइट चार्ज के कारण कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। गॉस लॉ का यूज देखेंगे आज, ठीक है। तो हम लोग इसमें हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉसस लॉ, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसस लॉ। तो इसमें पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ वायर, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ वायर, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। ये अपना एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, देखिए मैंने बना रखा है, ध्यान से देखिएगा। ये अपना एक इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, वायर, और इसको मैंने चार्ज दे रखा है पॉजिटिव, जो इसके लंबाई पर समान रूप से फैल गया है, पूरे तार पर फैल गया है। मैंने इसे चार्ज क्या दे रखा, प्लस क्यू आवेश दे रखा है, जो इसकी लेंथ पर एक तरीके से फैल गया पूरी लेंथ पर। समझ में आ रही है बात? ठीक। हम इसके निकट, अब ये चार्ज फैल गया है तो ये तार क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और मान लिया हमें इस पॉइंट P पर, जो तार के निकट पॉइंट P है, इसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि गॉस की थ्योरम यूज करेंगे। तो गॉस की थ्योरम के लिए यहाँ पर एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए, एक गॉसियन सरफेस लेट करेंगे, और वो गॉसियन सरफेस ऐसी लेट करेंगे जो स्रोत के, सोर्स के सिमेट्री में होनी चाहिए, सममिति में होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर गोला, वेलन और घन में से किसे चूज करेंगे, सिलेंडर को चूज करेंगे, वेलन को, क्योंकि वो स्रोत के लगभग सिमेट्री में होता है, सोर्स के सिमेट्री में होता है। तो मैंने ये देखिए गॉसियन वेलन लेट कर रखा है,
क्यों लेट कर रहे हैं समझ में आ ही रहा होगा। और ये उस पॉइंट से होकर जाना चाहिए जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। आप देखिए इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, दिख रहा होगा इस पॉइंट P को आप लोग देख पा रहे हैं। ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक गॉसियन बेलन लेट कर रखा है। क्यों लेट किया समझ में आ गया? क्यों भाई समझ में आ गया ना? क्योंकि गॉसियन सरफेस केवल वो गॉसियन थ्योरम केवल क्लोज सरफेस के लिए ही लागू होती है। तो ये समझ में आ रहा है। मैंने मान लिया इस बेलन की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। कितनी है? स्मॉल आर है। इस बेलन की जो रेडियस है वो हमने मान ली स्मॉल आर है। समझ में आ रही है? हम फिर से इस पॉइंट P पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी वो धनावेश के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होती है? दूर की ओर होती है। अब देखिए ये बेलन का क्या है? वक्र पृष्ठ है, कर्वेचर है। ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, कर्वेचर, जिसे अंग्रेजी में कर्वेचर बोलते हैं। इस वक्र पृष्ठ को या वही चीज जो गॉस कहते हैं कि जो भी क्लोज सरफेस हो उसे छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ मानो, ठीक है। मैंने मान लिया इस बेलन की जो लेंथ है वो L है। कितनी है? L है। समझ में आ रही? तो इस बेलन को हम छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ मानेंगे क्योंकि गॉस सीधा सा कहते हैं। तो मैंने मान लिया ये छोटे छोटे एलिमेंट से, इतने इतने एलिमेंट से मिलकर बना है। ये अपना पॉइंट P रहा, ये पॉइंट P है। ये एलिमेंट छोटे छोटे ये सिलेंडर छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसमें से एक एलिमेंट ये हमने ले रखा है DA। कोई दिक्कत? ये एलिमेंट ले रखा है DA। इस एलिमेंट की भी डायरेक्शन किधर होगी? लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो वो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होता है वो सदैव उसके परपेंडिकुलर होता है। अब ये बेलन है, अगर ये बेलन है तो बेलन का ये वृत्तीय पृष्ठ है और ये उसका क्या है? कर्वेचर है, वक्र पृष्ठ है। तो इस एरिया का जो भी वो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर ही आएगा, लंबवत आएगा। क्योंकि यहां पर तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि ये एरिया वेक्टर वो ये वक्र पृष्ठ है नहीं, ये तो वृत्तीय पृष्ठ है, सर्कल सरफेस है ना। तो ये उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ये हो गया D, और ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। समझ में आई? अब इसी तरीके से हम ये जो वृत्तीय पृष्ठ हैं, इन वृत्तीय पृष्ठों को भी छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। उनमें से मैंने मान लिया एक एलिमेंट ये रहा अपना। इस एलिमेंट को हम लोग कितना मानते हैं आपको पता है? DA मानते हैं, DA। और इस पॉइंट पर भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो दूर की ओर होगी, ठीक। लेकिन यहां पर जो एलिमेंट DA की डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब ऐसी होगी। सही बात है? DA, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की डायरेक्शन है वो उसके लंबवत होती है। अब देखिए ये सर्किल है, मतलब बेलन का ये देखिए बेलन का ये सर्किल है, ठीक है ना। तो सर्किल की डायरेक्शन हम इधर तो लेट कर नहीं सकते, यही क्षेत्रफल है तो ये डायरेक्शन लेट करेंगे। तो देखिए मैंने वही डायरेक्शन लेट कर रखी है। समझ में आई? इसी प्रकार इसको भी हम छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं, कोई दिक्कत? और इसमें से एक एलिमेंट DA, आप समझ ही रहे होंगे, एक एलिमेंट DA, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मिलेगा वो इधर ही मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक चार्ज के कारण एक ही दिशा में होती है, सेम होती है। आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अगर इधर माना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी। लेकिन इस एलिमेंट की डायरेक्शन फिर से समझ में आ रही है, किधर होगी? ऊपर होगी, ये होगी DA की डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? अच्छा, जब हम इस बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे गॉस की थ्योरम यूज करने के लिए, तो हम बेलन से गुजरने वाला पहले फ्लक्स निकाल रहे हैं। देखिए जरा, याद बेलन के, ध्यान दीजिए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से, मतलब पूरे बेलन से, ठीक है ना। यदि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई हो, क्या मान रखा है? फाई ई हो, तो आप जानते हो फाई ई बराबर कहां से गुजरने वाला? बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ध्यान देते रहिए, गुजरने वाला फ्लक्स, और प्लस कहां से? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब वृत्तीय पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ,
तो प्लस बेलन के वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स। सही बात है। अब ये पूरे बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स निकल आया भाई। वृत्तीय पृष्ठों से निकलने वाला अलग निकाल लिया और वक्र पृष्ठ से अलग निकाल लिया, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो पूरे बेलन से फ्लक्स आ गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते ही हो, फाई ई बराबर ये क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ये वक्र पृष्ठ से निकलने वाला है, इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ से गुजर रहा है, ठीक है। और वक्र पृष्ठ के एक एलिमेंट कितना माना, डीए, तो डीए से ई डीए कॉस थीटा गुजरेगा। और पूरे के लिए, पूरे वक्र पृष्ठ के लिए देखिए मैंने ये क्लोज इंटीग्रल मार रखा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब सारे वक्र पृष्ठ के लिए मैंने डीए डीए को जोड़ रखा है। क्लियर हो रहा है? प्लस यहां पर बेलन के वृत्तीय पृष्ठ से जो भी होगा क्लोज इंटीग्रल, यहां पर हम लिख देंगे वृत्तीय, और ई डी ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, ई और डी ए के। चूंकि यहां पर आपको साफ दिख रहा है, चूंकि वृत्तीय पृष्ठों के लिए, ध्यान दीजिए, चूंकि वृत्तीय पृष्ठों के लिए, बोर्ड पर देखिए बेटा, चूंकि वृत्तीय पृष्ठों के लिए ई व डी ए, देखिए ई व डी ए, वृत्तीय पृष्ठों के लिए ई व डी ए के बीच एंगल कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है। ई व डी ए, चूंकि वृत्तीय पृष्ठों के लिए ई व डी ए के बीच कोण कितना है, 90 है, ठीक। मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, 90। और वक्र पृष्ठ के लिए क्या दिख रहा है, वक्र पृष्ठ के लिए ई व डी ए, ध्यान दीजिए, ई व डी ए के बीच कोण क्या है, एंगल क्या है, 0 है। थीटा बराबर क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है? जब यहां पर हम आएंगे तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल, ये क्या है, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वक्र पृष्ठ से, और ई डी ए और कॉस की जगह क्या 0 रख दिया। समझ में आ रही है बात? और प्लस यहां पर क्लोज इंटीग्रल, ये क्या होगा, वृत्तीय पृष्ठ। समझ में आ रहा बेटा, वृत्तीय, और ये ई डी ए कॉस 90। और चूंकि कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। जब कॉस 90 का मान 0 रखेंगे तो पूरे फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब वृत्तीय पृष्ठों से कोई फ्लक्स पास। समझ में आई बात? तो यहां पर केवल फाई ई बराबर आपका बचेगा इंटीग्रेशन, सॉरी क्लोज इंटीग्रल वक्र पृष्ठ, ध्यान दीजिए, और ई इंटू डी ए कॉस 0 का मान 1, और ये प्लस क्या हो गया। समझ में आ रही बात? और यहां से देखिए फाई ई बराबर ये क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल, ये क्या है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, और ये हमारे देखिए ई कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पर, क्योंकि ये रेडियस बदलेगी नहीं, आर आर आर, ये रेडियस बदलेगी नहीं। जब रेडियस नहीं बदलेगी तो ई किस पर डिपेंड करता है भाई, ई का फॉर्मूला आप पढ़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे, जब आर चेंज नहीं होगा तो ई चेंज होगा। तो ई हमारा कांस्टेंट हो गया, उसे मैं कहां लिख सकता हूं, बाहर लिख सकता हूं। तो फाई ई बराबर, ध्यान दीजिए, क्लोज इंटीग्रल, और ये वक्र पृष्ठ। समझ में आ रहा बेटा? और ये मैंने बाहर लिख दिया ई। समझ में आ रही? और इंटू ये क्या, डी। क्लियर हो रहे हो? कोई डाउट? आ जाइए थोड़ा इधर, इधर देखिए बेटा ध्यान से, यहां पर देखते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिए। इतनी चीज समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट नहीं है यहां पर? तो चलिए, फाई ई बराबर, ये बराबर ई आपका ऐसा ही रहा। और इधर देखिए ध्यान से, ये एक स्मॉल डी ए है, और पूरे वक्र पृष्ठ के लिए अगर डीए 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 जोड़ेंगे तो वो बेलन का वक्र पृष्ठ बनेगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, 2 पाई आर एच होता है, लेकिन हमने यहाँ पर लंबाई, ऊंचाई को क्या मान रखा है, एल मान रखा है, तो वो एल होगा। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई आर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिखाएंगे, चूंकि क्लोज इंटीग्रल डीए बराबर, जब पूरे डीए डीए को जोड़ेंगे तो वो बेलन का वक्र पृष्ठ बनेगा। ठीक है?
तो ये 2 पाई r, मैंने यहाँ पर चूंकि कर को आपको दिखा रखा। अच्छा, अब हमें पूरे बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या मिला बताइए, क्या मिला, E इंटू 2 पाई RL, यही मिला, ठीक। अच्छा, ये तो हमने पूरे बेलन से फ्लक्स निकाला है, क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स मिला, E इंटू 2 पाई RL। लेकिन गॉस तो कुछ और ही कहते हैं, गॉस कहते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है वो कितना निकलता है, फाई E बराबर 1/ε0 इंटू, इसका मतलब ये फ्लक्स जो है वो इसी के बराबर होगा। सही बात है, क्योंकि गॉस ने तो ये प्रूव करके दिखा रखे हैं, भले ही हमने इतना निकाला फ्लक्स, लेकिन ये फ्लक्स होगा तो इसी के बराबर, क्योंकि गॉस की प्रमेय तो गलत है नहीं। तो इसका मतलब हम आप जानते ही हैं, जानते हैं ये चीज। देखिए, चूंकि आप जानते हो फाई E बराबर आपका क्या होता है, 1/ε0 इंटू क्यू। अच्छा, समझ में आई इतनी बात। चूंकि आप जानते हो ये जो आवेश फैला है वो एक लेंथ पर फैला है, और जब किसी लेंथ पर आवेश फैला होता है तो वहां पर क्या होता है, आवेश का रेखीय घनत्व लेना पड़ता है, लीनियर डेंसिटी लेनी पड़ती है। मैंने आपको बताया है क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बाई L होता है, लैम्डा बराबर Q बाई L। अगर Q निकालेंगे यहां से तो क्या निकलेगा, लैम्डा इंटू निकलेगा L। ये Q की वैल्यू यहां पर रख सकते हैं, ध्यान दीजिए। फाई E बराबर, देखिए बेटा, फाई E बराबर ये क्या हुआ, ये 1/ε0 इंटू क्यू की जगह क्या रख दिया, लैम्डा L। समझ में आई, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया हूं, लैम्डा बराबर Q बाई L। प्रति मीटर लंबाई पर जो चार्ज होता है उसी को आप लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए, इस फाई E की जगह पर, इस समीकरण को देखिए, समीकरण 1, इसको देखिए, फाई E की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, 1/ε0 इंटू लैम्डा L। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो जब हमने रखा तो फाई E की जगह क्या हो गया, 1/ε0 इंटू लैम्डा L, और बराबर RHS में क्या चल रहा है, E इंटू 2 पाई RL। L से L कैंसिल, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो E निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिए बेटा बोर्ड पर। तो E बराबर निकालेंगे तो शेष चीज उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो E बराबर क्या होगा, इधर देखिए, ये 2 पाई R मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ऊपर लैम्डा बचा और नीचे क्या हो गया, 2 पाई R, और ये एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया किसके कारण, एक तार के कारण निकल आया आसानी से। देखिए गॉस थ्योरम से, समझ में आया। अब देखो हम इनको रिश्तेदार बना ले रहे हैं, कैसे रिश्तेदारी निकालेंगे, हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, क्या कर दिया, तो 1/2 पाई R एप्सिलॉन इंटू 2 लैम्डा, ऊपर 2 से गुणा, नीचे 2 से गुणा, कोई दिक्कत, कर दिया। तो देखिए ऐसा क्यों किया, अभी पता चलेगा। 2 दूनी तो 4 पाई एप्सिलॉन और 2 लैम्डा अपॉन, देखिए ये अपने रिश्तेदार बन गई, इन्हें तो पहले से जानते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन को जानते हो। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इनफाइनाइट लेंथ वायर के कारण। तो अब देखिए गॉस थ्योरम लगी आसान, पता चला गॉस ने कैसे निकाल दिया। तो सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप किसी भी, जब भी गॉस की प्रमेय का प्रयोग करें तो एक क्लोज सरफेस मान लें, गॉसियन सरफेस को लेट करें और उस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालें, और जब उससे गुजरने वाला फ्लक्स पता चल जाएगा उसे आप उठा के गॉस की प्रमेय के इक्वल रख दें और वो आपका प्रूफ होके आ जाएगा। तो ये एक इनफाइनाइट लेंथ वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आई बात बेटा। यहां पर लैम्डा क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व है, पढ़ा चुका हूं पहले, समझ में आया। तो ये देखिए बहुत आसान है, आपने एक तार था उस पर चार्ज फैला हुआ था और उसके निकट दूरी पर कोई पॉइंट P था, इसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मानना था। तो इसके लिए हमने एक क्लोज सरफेस क्या लेट की, बेलन, जैसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं। फिर हमने इस गॉसियन सरफेस मतलब बेलन से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकाला। तो बेलन से गुजरने वाला जब टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो आप जानते हो कि बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स, तभी तो बेलन बना है। बेलन किस किस से मिलकर बना है, वृत्तीय पृष्ठ से और वक्र पृष्ठ से। तो दोनों से गुजरने वाला आपने फ्लक्स निकाला, तो इससे बेलन से गुजरने वाला DA EDA cos थीटा वक्र पृष्ठ और ये EDA cos थीटा वृत्तीय पृष्ठ।
अब चूंकि वृत्तीय पृष्ठों पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एलिमेंट की डायरेक्शन के बीच एंगल 90 है, तो इसलिए फ्लक्स क्या हो गया, सीधी सी बात है 0 हो गया। बचा ये बचा, तो ई कांस्टेंट बाहर कर दिया, और पूरे वक्र पृष्ठ के लिए डीए जोड़ोगे तो वो बेलन का वक्र पृष्ठ बनेगा। तो ये देखिए ई इंटू 2πrl बन गया। हमने साफ दिखाया, चूंकि डीए क्लोज इंटीग्रल का मतलब पूरे एलिमेंट को जोड़ दिया तो वो वक्र पृष्ठ बना, तो फाई बराबर ई इंटू 2πrl, तो पूरे बेलन से इतना फ्लक्स निकल रहा है। लेकिन गॉस कहते हैं फ्लक्स इतना निकलेगा, तो हमें इस चीज को इसके इक्वल लेना है कि नहीं। तो मैंने वो देखिए फाई बराबर आप जानते हो 1/ε0 इंटू क्यू होता है, चूंकि लैम्डा बराबर Q/L होता है, क्योंकि यहाँ पर आप इसका रेखी घनत्व लेंगे, तार है ठीक, लेंथ पर फैला है, तो यहाँ से मैंने Q निकाला लैम्डा इंटू एल, और Q की जगह पर मैंने रख दिया लैम्डा इंटू एल। फिर इससे उठाकर हमने किसके बराबर कर दिया, समीकरण 1 के, तो वो हमारा प्रूफ होकर आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया पहला एप्लीकेशन। तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।